हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित मिश्रा, योर गाइडर, मोटिवेटर एंड मेंटर। आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं शेयर्स। अब आप ये शेयर्स के बारे में क्या है, शेयर्स की मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं या ऑनलाइन बेसिस पे पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही रिलायबल डाटा है ये। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा और बहुत डीप नॉलेज आप तक पहुंचा सकूँ। ठीक, तो आगे बात कर लेते हैं शेयर्स। तो शेयर्स क्या है, तो शेयर्स पे पहुंचने से पहले हम लोग थोड़ा सा पास में जाएंगे, जैसे फिल्मों में जाते हैं, थोड़ा सा पास में जाते हैं ना लोग, तो वैसे ही थोड़ा सा उसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए थोड़ा सा पास में चलते हैं, बात करते हैं कंपनी की। आपको कंपनी की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है शेयर्स जो है वो कंपनी का ही एक पार्ट है, इसलिए हम लोग शुरुआत करेंगे कंपनी से। तो कंपनी क्या है, तो कंपनी अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, इसकी बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो होती है वो इसी के अंडर में डिक्लेयर की जाती है। ठीक, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी। तो कंपनी क्या है, तो कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 311 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, तो कंपनी क्या है, तो आप देख लोगे बोर्ड पर आपके लिखा होगा, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law with a fixed capital divisible into transferable shares with a perpetual section and a common seal। अब आप देख रहे होगे कि मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है और उसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन मैंने इसलिए किया हुआ है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको एज अ फीचर्स के तौर पर भी आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, क्योंकि यही डेफिनेशन ही, इन्हीं के जो पॉइंट्स हैं यही फीचर्स बन जाते हैं। ठीक, तो अब इसको एक्सप्लेन करते हुए मैं आपको फीचर्स और डेफिनेशन दोनों क्लियर करवा देता हूं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि आप जाहिर सी बात आप जानते हो कि कंपनी कोई लिविंग थिंग नहीं है, वो नॉन लिविंग थिंग है, क्योंकि वो एक किसी पर्सन के थ्रू चलाई जा रही है। ठीक है ना, और आप जानते हो कि दोनों की एग्जिस्टेंस अलग अलग होती है। ठीक, तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल चीज है। फिर बात करते हैं क्रिएटेड बाय लॉ, जो लॉ के थ्रू बनाई गई है, क्योंकि लॉ की अथॉरिटी और लॉ की परमिशन से ही बनी हुई है। फिर बात करते हैं विद द फिक्स कैपिटल, क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी कंपनी होती है विदाउट मनी नहीं स्टैब्लिश होती है। ठीक है, इसलिए वो कह रहा है कि विद द फिक्स कैपिटल। फिर कह रहा है डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स। तो जाहिर सी बात है हम आपको बताना चाहते हैं कि हम टॉपिक जो चैप्टर की बात कर रहे हैं वो टॉपिक है हम लोगों का कौन सा, शेयर्स। तो उसी बात करना है कि कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना शेयर्स कहलाता है, और उन शेयर्स को हम दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक, तो उसी चीज को यहाँ पर डिविजिबल इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स कहा गया है। फिर बात करते हैं विद द परपेचुअल सक्सेशन। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है, सक्सीड करना। मींस जो कंपनी की अपनी अपनी खुद की एक एक्सपायरी डेट भी होती है और लाइफ टाइम होता है कि कितने साल तक चलेगा। तो मोस्टली कंपनीज यही चाहती हैं कि हमारी कंपनीज आगे से आगे चलती रहे, टाइम टू टाइम आगे बढ़ती रहे। उसी को कहा गया है परपेचुअल सक्सेशन, मींस टाइम टू टाइम वो आगे बढ़ती रहे। ठीक है, फिर कह रहा है एंड द कॉमन सील, जिस पर कॉमन सील के मतलब आप जानते हो कि मोहर लगना। तो जाहिर सी बात है कंपनी के वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी से रिलेटेड है, उसके इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, उसके कैपिटल सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है, प्रमोशन से रिलेटेड है, तो ये सारी चीजों से रिलेटेड पर जब गवर्नमेंट अपनी मोहर लगा देती है उसे कहते हैं कॉमन सील। तो ये है पूरी कंपनी की डेफिनेशन और कंपनी के फीचर्स। क्लियर हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि कंपनी के काइंड्स क्या हैं। तो जाहिर सी बात है कंपनी बहुत तरीके की होती हैं, लेकिन यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है तीन तरीके से। पहला है हमारा इनकॉर्पोरेशन, दूसरा है लायबिलिटी, तीसरा है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना। तो रजिस्ट्रेशन करने मतलब क्या है कि कुछ रजिस्टर्ड बेसिस पर जो सारे काम होते हैं वो यहाँ पर कैटेगराइज किए गए हैं। लायबिलिटी मतलब क्या है कि कोई कंपनी होती है उनकी कितनी लायबिलिटी है। तो कुछ कंपनी लायबिलिटी बेसिस पर होती हैं, कुछ अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है और कुछ की गारंटी बेसिस पर होती है। ठीक सॉरी। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। तो ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो शेयर्स जिनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। अब ट्रांसफर करने का मतलब यहाँ पर दो कंपनी से है, एक पब्लिक कंपनी और एक प्राइवेट कंपनी। ठीक, तो अब इन दोनों को लेते हुए हम लोग जो बात करेंगे, तो बात क्या करनी है कि इनका डिफरेंस देखते हैं। तो डिफरेंस क्या है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में, तो डिफरेंशिएशन दिया गया है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मिनिमम 50 मेंबर्स होते हैं। उसके बाद पब्लिक कंपनी में 7 होते हैं मिनिमम
और मैक्सिमम अनलिमिटेड अकॉर्डिंग टू शेयर्स, जितने शेयर होल्डर्स होते हैं। फिर बात कर लेते हैं कि प्राइवेट कंपनी में जो शेयर्स होते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं, हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास अथॉरिटी नहीं होती है कि अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर सके। इसे यहाँ पर कहा गया है कि प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो क्या है कि बिल्कुल मना होता है कि पब्लिक को आप ऑफर कर सको इशू, तभी जो शेयर्स हैं वो उनको इनवाइट कर सको आप परचेज करने के लिए। फिर क्या है, पब्लिक कंपनी में क्या होता है ये बता ही चुका हूं मैं। फिर क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी, मतलब यहाँ पर शेयर्स को आप ट्रांसफर कर सकते हो एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर में। फिर बात कर लेते हैं डायरेक्टर। तो यहाँ देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर होते हैं और पब्लिक कंपनी में 3 डायरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ बात कर लेते हैं कि जो डायरेक्टर है उनका रिटायरमेंट पर्पस पे क्या बात होती है। तो याद रखना कि प्राइवेट कंपनी में कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर रिटायर हो, लेकिन पब्लिक कंपनी में 1/3 मतलब 3 में से कोई एक डायरेक्टर हर साल रिटायर होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें थी जो डिफरेंशिएशन था दोनों के बीच में। लेकिन हम लोगों को बात करनी है शेयर्स से रिलेटेड, और जाहिर सी बात है मैंने अभी आपको बताया डिफरेंशिएशन में कि प्राइवेट कंपनी के पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है कि वो पब्लिक को इश्यू कर सके शेयर या पब्लिक को इनवाइट कर सके अपने कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक, लेकिन पब्लिक कंपनी में अथॉरिटी होती है कि वो पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपनी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए। ठीक, तो अब हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे शेयर्स को लेकर के। ठीक, तो यह बात करने जा रहे हैं कि पब्लिक कंपनी, ठीक, पब्लिक कंपनी को कैटेगराइज किया गया, पहले तो नहीं किया गया था लेकिन अब कैटेगराइज कर दिया गया है, क्योंकि आप जानते हो कि कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, मीन बदलाव आते रहते हैं। तो पहले आफ्टर अमेंडमेंट दैट मीन 2000 बदलाव आया, फिर बदलाव आया 2013 में, तो अब जो इसमें चल रहा है वो इंडियन कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग देखते हुए जो पब्लिक कंपनी है वो कैटेगराइज कर दी गई 2 तरीके से, एक लिस्टेड कंपनी और एक अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड और अनलिस्टेड का मतलब यहाँ पे ये इससे है कि जो स्टॉक एक्सचेंज या सेबी में जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक, जो रजिस्टर्ड है वहां पर उसे लिस्टेड कहा गया है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उसे अनलिस्टेड कहा गया है। ठीक, तो उसी को आगे देखते हुए लिस्टेड कंपनी टोटल 5 लिस्टेड कंपनी है। सेबी मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसमें टोटल जो स्टॉक एक्सचेंज है टोटल 5 हैं, ठीक, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हम लोग को बात क्या करनी है, हमें अपने इंडिया की बात करनी है, तो 2 की बात करते हैं, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक, जिसको एनएससी और बीएससी कहा गया है। अब इन्हीं दोनों में जो 2 चीजें मेन काम करती हैं उन्हें कहते हैं निफ्टी और सेंसेक्स। बहुत सुना होगा आप लोगों ने, टीवी में देखते होंगे, निफ्टी ऊपर बढ़ गया, सेंसेक्स बढ़ गया, तो उन्हीं चीजों का आपने देखा होगा। तो ऐसा ही देखते हुए तो निफ्टी में क्या होता है, उसका होता है इस पे 2 वर्ड्स कंबाइन कर दिए गए हैं, नेसेसिटी या नेसेसरी 50, और सेंसेक्स में क्या है, सेंसिटिव 60। मतलब यहाँ पर 50 और 60 का कॉम्बिनेशन चलता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब आप देखते हो कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या निफ्टी नीचे जा रहा है तो कैसे मालूम करते हो, तो मालूम करना ये रहता है कि जब हम लोग निफ्टी के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो टॉप 50 कंपनीज का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं, ठीक, और उस एवरेज के बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि उसका जो प्रॉफिट है या जो उसका प्राइस है ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। वैसे ही सेंसेक्स में भी करते हैं, टॉप 30 या 60 कंपनीज के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक, ये था। लेकिन अब यहाँ पर आप बात कर रहे हो, ठीक है, एवरेजेस तो निकाल, लेकिन कैसे मालूम करेंगे कि कैसे क्या चीजें होती हैं, तो आप देखना कभी भी शेयर्स मार्केट वाले काम में देखना, तो क्या होता है, एक रेड होता है और एक ग्रीन होता है। ठीक, तो ग्रीन का मतलब होता है प्रॉफिट, मीन्स हायर प्राइस है जो आपके लास्ट प्राइस था, और जो रेड कलर है वो आपका लॉस शो करता है। तो ग्रीन शो कर रहा है प्रॉफिट का और रेड शो कर रहा है लॉस का। अब ये तो बात हो गई। अब आप नाम सुनते होगे बुल और बियर, सुनते होगे ना, तो बुल मतलब होता है क्या, जिसमें सांड बना होता है, और बियर मतलब भालू। तो बुल मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है जो ग्रीन कलर से शो हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू कैंडल जो बनती है, और बियर का मतलब क्या, लॉस शो हो रहा होता है जो अकॉर्डिंग टू कैंडल वो रेड शो हो रही होती है। तो ये तो चीज थी अकॉर्डिंग टू शेयर्स मार्केट या स्टॉक के बारे में। ठीक, अब उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस तरफ देखते हैं। तो पब्लिक कंपनी के बाद में बात कर ली, अब बात कर लेते हैं उसी में कुछ रिलेटेड कुछ टर्म्स और हैं जो कंपनी से रिलेटेड हैं, जैसे MOA, AOA, प्रोस्पेक्टस,
तो ये कुछ चीजें होती हैं शेयर्स कैपिटल। तो क्या है MOA, क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये वो एक एसोसिएशन है जो इंडियन कंपनी एक्ट 2030 के अकॉर्डिंग उन्होंने सेक्शन 399 जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिक के लिए बनाए गए होते हैं, जैसे लास्ट ईयर का हमारे जो प्रॉफिट होता है, या हम अपने बताना चाहते हैं कि हमारा कंपनी का लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या है, या लास्ट 5 इयर्स का प्रॉफिट क्या चल रहा है ना। और बहुत सी ऐसी जनरल इंफॉर्मेशन जो होती हैं जो पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए शो की गई होती हैं या डिक्लेयर की गई होती हैं। ठीक, तो ये होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। फिर बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 2 सब सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग ये वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कंपनी के लिए बहुत इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बहुत जरूरी होते हैं। एक कह सकते हो ये उसकी लाइफ होती है कंपनी की, कि अगर वो जो डेटा है कंपनी के एसेंशियल डेटा अगर लीक हो गया तो कंपनी को बहुत बड़ा लॉस झेलना पड़ सकता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऐसा कुछ नहीं होता, और ये सारी बातें टेबल ए और टेबल बी में पूरी तरीके से डिस्क्राइब की गई होती हैं। ठीक, तो अगर आप बहुत और इंफॉर्मेशन पाना चाहते हो तो मैं भी आगे आप अपने कमेंट दे सकते हो कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर या इस टॉक बेसिस पर मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्रैक्टिकल बेसिस पर और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए प्रैक्टिकल बेसिस पर बना करके शो कर दूंगा। लेकिन आगे बात कर लेते हैं। फिर बात कर लेते हैं प्रोस्पेक्टस क्या होता है। तो प्रोस्पेक्टस आप जानते हो, कहीं भी आप जाते हो, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो तो आपके सामने एक पर्चा रख देते हैं, सर ये देखिए हमारे यहाँ का ये है, ये फीस है, ये है, पूरा इंफॉर्मेशन शो कर दी जाती है पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अपनी कंपनी के बारे में बताने के लिए, एज एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, नोटिस देने के लिए। ये सब तरीके होते हैं प्रोस्पेक्टस के। ठीक, फिर बात करते हैं शेयर्स कैपिटल। अब शेयर्स कैपिटल दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, शेयर और कैपिटल। तो इसकी शुरुआत फिर से हम पीछे आते हैं। कंपनी क्या थी, कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल क्या होती है कि बिजनेस को में इन्वेस्ट करने वाला जो मनी होता है, कि किसी बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए जो रुपए इन्वेस्ट किया जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। कैपिटल हो गया। अब कैपिटल तो हो गया कि जिनके पास रुपए है उन्होंने लगा दिया, लेकिन जिनके पास रुपए नहीं है वो क्या करते हैं, तो कहीं से अरेंजमेंट करेंगे, कहीं से लोन लेते हैं, कहीं से फंड्स रेज करेंगे या किसी से रुपए मांग लेते हैं। लेकिन ये तो जो चीजें हो गई, लेकिन पब्लिक से जो रुपए मांगा जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करना होता है कि अपने कैपिटल को इस तरीके से डिवाइड किया जाता है जिससे आप पब्लिक को वो शेयर्स ऑफर करो और वो पब्लिक उसको इजीली वे में परचेज कर सके। परचेज इन सेंस कि कंपनी आपको इन फॉर्म ऑफ शेयर्स एक सर्टिफिकेट देती है कि ताकि आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, उसके बदले में पब्लिक से वो रुपए ले लेती है अपनी कंपनी पर इन्वेस्ट करने के लिए। क्लियर हुआ इतनी चीज। अब देखो, कंपनी को चाहिए कैपिटल, कैपिटल से बना शेयर्स। अब कैपिटल क्या था, जो कंपनी पे इन्वेस्टमेंट करने वाला रुपए था। कैपिटल को हमने डिवाइड कर दिया डिफरेंट पार्ट्स में, तो बन गया शेयर्स। अब इन दोनों, अब शेयर्स से जो रुपए आ रहा है क्या हो रहा है, वो क्या कहला रही, कैपिटल। तो शेयर्स के थ्रू जो रुपए आ रहा है उन दोनों को मिला के बन जाता है शेयर्स कैपिटल। ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे बात कर लेते हैं कि शेयर्स तो बात हो गई। अब शेयर्स के बाद बात करेंगे सॉरी, शेयर्स कैपिटल के बाद बात करते हैं शेयर। तो शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो शेयर्स आपके होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है इक्विटी शेयर्स, एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये दो टाइप के शेयर्स होते हैं। उसके बाद इक्विटी शेयर्स भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑर्डिनरी शेयर्स और एक होते हैं स्वीट शेयर्स। ठीक, तो इक्विटी शेयर्स आपके दो टाइप्स के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी बहुत टाइप्स के होते हैं, जिसके बारे में आगे बात करने जा रहे हैं। ठीक है, आगे तो हम बात करी शेयर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो शेयर्स में क्या बताया, मैंने बताया था कि कैपिटल से शेयर्स बना, शेयर्स का कॉम्बिनेशन बन गया शेयर्स कैपिटल। तो उसी को आगे लेते हुए बात कर लेते हैं कि शेयर्स क्या है। ठीक, तो शेयर्स क्या है, मैंने बताया कि शेयर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स। मतलब एक सिंगल यूनिट में जो हम लोग कैपिटल को डिवाइड कर देते हैं उसे शेयर्स कहते हैं।
क्यों कर देते हैं? ताकि क्यों, जाहिर सी बात है कि जो पब्लिक है वो इकट्ठा तो कैपिटल हमको दे नहीं देगी, सबसे लेना पड़ेगा। तो हर एक इंडिविजुअल पर्सन से हमें किस अमाउंट को लेना है, कैसे लेना है, तो उस तरीके को, उस चीज को जो कंपनी का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो डिसाइड करता है, कंसीडर करता है कि क्या प्राइस रखना है उस चीज का और कैसे हमें पब्लिक से रुपए लेना है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं कि जो प्रॉफिट होता है, याद रखना कि शेयर्स पे हमको डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड मतलब प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, तो प्रॉफिट को हम लोग इन शेयर्स की लैंग्वेज में डिविडेंड कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। शेयर्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब यहां बात कर लेते हैं कि इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस क्या होता है तो दोनों शेयर्स, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि डिफरेंस उस चीज का होता है कि जिस व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही होती है या उसने कुछ ऐसा कुछ काम किया है। तो यहां पर देख लो कि इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में शेयर होल्डर्स की मेंटालिटी पर मेन इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि कुछ शेयर होल्डर होते हैं जो मालिकाना हक पाना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो केवल मेंबरशिप करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कुछ व्यक्ति होते हैं जो केवल जॉब पर, अरे जॉब ठीक है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कहते हैं नहीं बिजनेस ठीक है। तो उन दोनों के जो मेंटली जो एक थिंकिंग है उसको बता शो कर रहा होता है कि कैसे वो क्या चीज सोच रहा है। तो वैसे ही इक्विटी और प्रेफरेंस वाले में भी है। तो इक्विटी वाला जो है वो है बिजनेसमैन, प्रेफरेंस वाला जो है वो है एम्प्लॉय। ठीक तो बात कर लेते हैं, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वो शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं एज अ ऑनरशिप पाने के लिए, मालिकाना हक पाने के लिए। और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं वो मेंबरशिप पाने के लिए होते हैं, मींस कि सदस्य बन जाए और एक लिमिटेड चीज रहे, वो ठीक है हमारे लिए। अब जाहिर सी बात है जब हम लोग मालिकाना हक पा रहे होंगे तो हमें काफी राइट्स मिल जाएंगे जो हमको मेंबरशिप बनने पर नहीं मिल रहे होंगे। ठीक, तो लेकिन अब क्या होता है कि ऑनरशिप करने पर, हमको मालिकाना हक पाने पर हमारे पास राइट होता है कि मैनेजमेंट, जो कंपनी जो मैनेजमेंट होती है, तो मैनेजमेंट में हमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है, हमें अपने डिसीजंस बताने का कि हमने क्या डिसीजन लिया है जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो उसमें हमें राइट होता है कि पार्टिसिपेट हम वहां पे कर सकते हैं, जो कंपनी के बेनिफिशियल हो सकता है उसमें हम अपनी एडवाइस दे सकते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई राइट नहीं होता। अब जाहिर सी बात है कि जब हम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे तो हमारे पास फुल राइट होता है कि किसी भी मैटर में हम बोल सकते हैं कंपनी के, बट प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा नहीं होता है। फिर बात कर लेते हैं, जाहिर सी बात है कि जब इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं तो जब मालिकाना हक है रिस्क भी ज्यादा होगा, जब रिस्क ज्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। ठीक, तो वही चीजें हैं कि इक्विटी वाले में रिस्क ज्यादा होता है और इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, और जब रिस्क कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा। अब जब बात हो रही है प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट क्या होता है कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा पता नहीं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स वालों में कोई रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं होता, मींस प्रॉफिट का कोई रेट फिक्स नहीं होता है, और प्रेफरेंस वाले में रेट फिक्स होता है पहले से कितना मिलेगा आपको। फिर बात करते हैं पेमेंट की, बात कर लेते हैं। तो इक्विटी वालों को सबसे एंड में पेमेंट की जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है मालिक है भैया, सबको पेमेंट देने के बाद ही हमको अपने पास रखना है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले क्या है कि भैया सदस्य हैं, इनको पहले पेमेंट करो, खत्म करो इनको। फिर बात कर लेते हैं कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस में भी और डिवेंचर्स में भी। आगे बात करेंगे प्रेफरेंस और डिवेंचर्स के बारे में। फिर यहाँ बात करते हैं नॉन कन्वर्टेबल। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों के पास कोई भी चॉइस नहीं होती अपने शेयर्स को कन्वर्ट करने के लिए। लास्ट है कि इक्विटी शेयर्स वाले में जो शेयर्स होते हैं वो अपने शेयर्स री इश्यू करते हैं, ना कि रिडीम। रिडीम मतलब करना होता है सेल करना, री इश्यू मतलब क्या है कि वहां पर हम लोग दोबारा उसको री इश्यू कर रहे हैं। रिडीम्ड क्या होता है कि रिडीम में सेल करना, और री इश्यू मतलब एक मान लो कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं वो री इश्यू करते हैं और जो प्रेफरेंस वाले होते हैं वो रिडीम करते हैं, मींस बेचते हैं अपने शेयर्स को। ये चीज क्लियर हो गई। तो ये था डिफरेंस इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में। अब थोड़ा सा एक बात करें, मैंने बताया था आपसे कि इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी, वो खुद ही एक इक्विटी होता है, और बात कर लेते हैं स्वीट शेयर्स। तो स्वीट शेयर्स क्या होते हैं? स्वीट शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने खुद के एम्प्लॉयज को या डायरेक्टर खुद अपने आप को कंपनी के शेयर्स खुद ही परचेज कर लेते हैं एट अ डिस्काउंट प्राइस पर। ठीक है, तो यही चीजें हैं। स्वीट शेयर्स में क्या होता है
कि जो अपने खुद एम्प्लॉयज होते हैं खुद की कंपनी के, जो डायरेक्टर्स होते हैं वो डिस्काउंट पर बाय कर लेते हैं, उसे कहते हैं स्वीट शेयर्स। क्लियर हुआ? एक टॉपिक और है जिसको हम लोग कहते हैं राइट शेयर्स, राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। तो राइट इश्यू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं? ये वो शेयर्स होते हैं कि कंपनी पहले अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को पहले पूछती है या अपने जो शेयर होल्डर्स हैं पहले उनसे पूछती है कि पहले आपको शेयर्स चाहिए कि नहीं चाहिए। मींस जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं पहले उनसे पूछा जाता है कि आपको शेयर्स परचेज करने हैं। अगर वो परचेज कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं परचेज कर रहे हैं देन फिर हम न्यू शेयर होल्डर्स को ऑफर करते हैं। तो जिसे हम लोग कहते हैं राइट इश्यू ऑफ शेयर्स। ये चीज क्लियर हो गई? तो ये जो टॉपिक था हमारा, ये टॉपिक था बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ शेयर्स बेसिस पर, दैट मींस थ्योरिकल बेसिस पर। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो वो प्रैक्टिकल जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें बहुत से ऐसे टर्म्स आते हैं जो हमको थ्योरिकल बेसिस पर नहीं मालूम होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो भी आपकी थ्योरिकल बेसिस पर रहेगी बट टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगी, ताकि न्यूमेरिकल बेस्ड थ्योरी लेक्चर। क्लियर हुआ? तो ये वीडियो भी तभी जो ये लेक्चर है ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगा वो भी थ्योरी बेस्ड रहेगी बट वो न्यूमेरिकल के पर, तभी न्यूमेरिकल को लिंक करके मैं उनको थ्योरी बताऊंगा। और जो थर्ड वीडियो रहेगी उसमें मैं बताऊंगा टोटल न्यूमेरिकल कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोराटा। जो प्रोराटा वाले क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंस जाते हैं कि कैसे सॉल्व करें कैसे क्या, तो वो आपको बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से बहुत ट्रिकी बेसिस पर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे प्रोराटा का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस आप उसको सॉल्व कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर हुआ? क्योंकि ये चैप्टर जो ये ग्रेजुएशन वालों के लिए बीकॉम थर्ड ईयर है वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले में ये क्या ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, तो उनके लिए फिर मैं एक वीडियो बना दूंगा ऑब्जेक्टिव एग्जाम बेसिस पर। ठीक है?